अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे मुफ़क्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 193वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। मुसलमानों के लिए आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखने वाले और इंसानी रूह बेदार करने वाले शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का यौम विलादत 9 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में अक़ीदत व एहतराम के साथ और जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। और आज इसमें कोई शक नहीं है कि शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की अगर मैं बात करूं तो 20वीं सदी के मारूफ मुफ़क्किर, शायर और मुसन्निफ़, क़ानूनदान, सियासतदान, मुस्लिम सूफ़ी और तहरीक पाकिस्तान की अहम शख्सियात में से एक शुमार होता है शायर मशरिक़ डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल का नाम। साथ ही साथ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बरसग़ीर के मुसलमानों में आज़ाद रियासत के ख्याल को जन्म दिया। उनके अल्फाज में ये ताकत थी कि उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को उनके हुकूक के लिए जिद्दोजहद करने और आज़ादी के लिए आगे कदम बढ़ाने की तरगीब दी। हो सदाकत के लिए जिसमें मरने की तड़प, ये मैं अच्छा एक बड़ी आज के दिन कहने की बात ये भी बड़ी ज़रूरी है आज के दिन के हवाले से, वो ये कि इस तरह की शख्सियत जिसके अंदर सूफ़ीज़म की जो है वो खसूसियात पाई जाती हों, जो एक बेहतरीन सियासतदान भी हो, यानी कि सियासी शऊर हो जिसके अंदर, जिसको कानूनी पेचीदगियों का भी मामला हो, जो कि मुसन्निफ़ भी हो, लिखारी यानी कि जो कि शायर हो और बहुत खूबसूरत जिसने कलाम पेश किए हों, और जो मुफ़क्किर हो यानी कि फ़िक्र व गौर करने वाला, ऐसा कुल मिला के सारे एट्रीब्यूट्स किसी एक बंदे के अंदर हों, ये बहुत ही कम हम देखते हैं कि ज़िंदगी में ऐसे लोग पैदा होते हैं। और मुझे वो उनका शेर बड़ा याद है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये जो चमन में दीदावर की जो बार बार बात होती है, ऐसा बनना और उसके लिए तगो दौ करना, उसके लिए जिद्दोजहद करना और अपने आप को निखार कर बनाना या लाना, ये बहुत कम लोगों में सलाहियत होती है। और ये मुसलमानों की असल हिस्ट्री है जिसको अनफॉर्चुनेटली हम कहीं भुला बैठे हैं और कहीं दफना बैठे हैं, और हम उसको रिवाइव नहीं करते। आज के सियासतदानों को मैं फिर कहूँगी, किसी भी चीज़ में जो है वो आड़ नहीं आनी चाहिए, और इस तरह जो हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या अल्लामा मोहम्मद इकबाल और दीगर जो हमारे रहनुमा थे, उनसे ये चीज़ें सीखनी चाहिए, कैच करनी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। वो उनके लिए बेहतरीन मशवरा हैं, और अगर उनको पढ़ें, उनको समझें और उस पर गौर व फिक्र करें तो बहुत बेहतरीन किस्म से अपने आगे के जो है वो फ़ैसले बड़े बहादुराना, जुर्रतमंदाना और गौर व फिक्र करके बहुत अच्छे फ़ैसले जो है आगे के लिए लिए जा सकते हैं, मुस्तकबिल के लिए, इस कौम के लिए, अगर उनको उनके फ़लसफ़े को, उनकी हस्ती को अगर समझा जाए तो। नेक्स्ट अब अपने प्रोग्राम की तरफ आज बढ़ेंगे जी। इस वक्त मुल्क की बात करें तो मुल्क में गिलगित बल्तिस्तान सियासत का मंजर बन चुका है। आखिरकार कौन गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में कामयाब होगा और किसको होगी शिकस्त, ये बहुत अहम सवाल है। साथ ही अपोजिशन को आखिरकार गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से कबल ही धांधली कार्ड क्यों नजर आया। आज हसन इकबाल साहब ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं मरकजी नून लीग के, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि जी बैलेट पेपर जो है वो जारी हुए हैं, जो कि हुकूमत धोखे से जारी कर रही है ताकि किसी ना किसी तरीके से जो है वो इलेक्शन को जो है वो अपने नाम करा सके। बहरहाल दूसरी तरफ हम देखते हैं जहांगीर तरीन की वापसी हुई है, किसको होगा फ़ायदा, हुकूमत को या अपोजिशन को, ये भी सवाल है। तीसरी चीज़ ये जी कि आज हमने ये भी देखा कि परवेज़ खटक साहब कहते हैं कि जहांगीर तरीन के हवाले से कहना कुछ चाहता था लेकिन मुंह से कुछ निकल गया। तो ये कहना कुछ चाहना और निकल कुछ जाना मुंह से, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तानी तारीख का एक बड़ा अच्छा सेंटिमेंट हिस्ट्री बना हुआ है, जो कि हमें नई नई चीज़ें जिसके तहत नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ हमने देखा आज ही कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एडिटर इन चीफ जंग और जियो मीशा किलो रहमान की ज़मानत हो गई है जी। ये सहाफ़ती जाहिर सी बात है, तंजीमें और सहाफ़त के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बड़ा नाम, और उनकी आज ज़मानत मंजूरी, जिसका बार बार इसके पीछे भी जो है वो एलिगेशंस लगते रहे अपोजिशन की जानिब से कि ये हुकूमत का हथकंडा था। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं जी कि कराची में जो वाक़या हुआ, जब कराची का जलसा हुआ उसके बाद जो वाक़या हुआ, और कानूनी और आइनी मामलात उसमें बड़े ज़्यादा अहम थे। और एक मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है कि एक ऐसा केस जो कि झूठा था, जो कि गलत था, और उसको जो है वो
डिसमिस कर दिया गया है आज, और पुलिस की तरफ से कह दिया गया कि जी ये तो कोई मुकदमा ही नहीं था। तो आखिरकार और फिर कोर्ट ने भी उसको डिसमिस कर दिया आज। तो आखिरकार ये क्या क्या होता है कि एक ऐसा झूठे मामलात पे भी गिरफ्तारियां हो जाती हैं। मतलब ये मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात है कि झूठी चीज़ों पे भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, और फिर उसके बाद ये फैसला आना कि जी वो तो केस ही झूठा था, वो तो अब उसके ऊपर जो एक्शन लिया हुआ है हमारी मुक्तदर हलकों ने और इंक्वायरी और ये सारी चीज़ें, तो जब केस ही डिसमिस हो गया तो फिर उसका क्या होगा, ये मैं ज़रूर पूछूंगी आज। तो बहरहाल जी, अपने मेहमानों से मैं अपने मौजूद मेहमानों की तरफ चलती हूँ। पहले में मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं, बैठी हैं गजाला सियाल साहब है, एमपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। साथ बैठे बिलाल अहमद गफ्फार साहब है, एमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया बिलाल फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही जी हमारे साथ होंगे मलिक अबरार साहब, एमएनए मुस्लिम लीग नून के, उनको खुशामदीद कहूँगी, बहुत शुक्रिया मलिक अबरार साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं गजाला सियाल साहिबा की तरफ सबसे पहले चलती हूँ। गजाला सियाल साहिबा, मुझे बताइएगा कि आखिरकार गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर तो सबसे पहले हम आ जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का जो इस सियासी मंजरनामा बना हुआ है, और उसमें हम ये देख भी रहे हैं कि सारी ही अपोजिशन की जमातें हों या फिर हुकूमत हो, सब चाहते हैं कि जी इलेक्शन अपने नाम करें। लेकिन पीपल्स पार्टी को इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार है इस मामले पे कि लोग कंपैरिजन कर रहे हैं सोशल मीडिया पे इस वक्त कि जी सिंध में क्या हुआ एंड नाउ यू पीपल आर आस्किंग फॉर गिलगित बल्तिस्तान। तो लोग कह रहे हैं कि सिंध में आपके पास एक सूबा ऑलरेडी मौजूद है जहां आपके पास 12 साल से हुकूमत है, यू पीपल आर फेल टू डिलीवर ओवर हियर। सोशल मीडिया जो ये कह रहा है, जो हमें सारी चीज़ें पता चल रही है, तो लोग क्रिटिसिज्म आपके ऊपर कर रहे हैं कि आप फिर बिलावल साहब यहाँ तो पानी नहीं दे सके, यहाँ सेवरेज का निज़ाम नहीं दे सके, यहाँ सड़कों का जाल नहीं बिछा सके, देन हाउ वुड यू पीपल थिंक अबाउट इट कि जी आप वहाँ पे किस तरह से जो है डिलीवर कर सकेंगे गिलगित बल्तिस्तान में अगर जीत जाते हैं तो। जी बिल्कुल रिदा, बहुत अहम सवाल आपने। गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन भी 15 को है, 15 नवंबर को सर पर खड़ी है, और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पर हैं और कैंपेन कर रहे हैं, और जाहिर है वो पार्टी के चेयरमैन हैं तो उनको वहाँ पर होना चाहिए। बात ये कि आप गिलगित बल्तिस्तान और सिंध को कंपैरिजन कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि सिंध तो हमने जीता हुआ है, सिंध में पीपल्स पार्टी को वोट मिला है, दूसरी मर्तबा नहीं तीसरी मर्तबा हमें पीपल्स पार्टी के अवाम ने, लोगों ने हमें वोट दिया है। जाहिर है हमारी कारकर्दगी इतनी बेहतर थी तो उन्होंने हमें वोट दिया है। बात है गिलगित बल्तिस्तान की, तो गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ पर दो पार्टियाँ हैं, एक नवाज लीग और पीपल्स पार्टी। पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और अब जो है नवाज लीग की हुकूमत थी जो 4-5 साल। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम जो बार बार कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह दूसरे सूबों में पाकिस्तान में धांधली हुई थी, तो हर कोई चीख रहा है, हर कोई नवाज लीग हो या मौलाना फजल रहमान की पार्टी हो या पीपल्स पार्टी, हम बार बार यही कह रहे हैं कि और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पहली तकरीर में यही कहा था कि ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं जो आज तक वो फेमस हो गए और हर किसी के मुंह पर यही है कि सिलेक्टेड, ज़ाहिर सिलेक्टेड होकर आए हैं, उनको अवाम ने वोट नहीं दिया, उनको सिलेक्ट किया गया। तो गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन में भी जो हमारी बड़ी पार्टियां हैं वो यही कह रही हैं कि यहाँ पर भी धांधली होगी। इनके धांधली करने के, जो आपने जैसे बताया कि बैलेट पेपर वहाँ पहुँच चुके हैं और वज़रा वहाँ पर गए हैं, पैसे बांट रहे हैं, और वज़ीर आज़म ने इतने दिन 2.5 साल में उनको गिलगित बल्तिस्तान का कोई ख्याल नहीं था, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं था, उसको कोई होश नहीं था। उसको होश तो अभी नहीं है कि वो पाकिस्तान की कोई काम करे या कोई जो कंटेनर पर चढ़कर उसने वादे किए थे 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर और ये दूंगा मैं ये कर दूंगा, तो उसने तो कुछ भी नहीं किया। 2.5 साल में एक घर भी नहीं दिया और एक नौकरी भी नहीं दी। तो अबूरी आपने सूबा ऐलान कर दिया कि अबूरी सूबा। तो ये आप क्या इस वक्त जहां इलेक्शन हो रहे हैं, इस वक्त आपका क्या मतलब था कि हम अवाम को अबूरी सूबा और लॉलीपॉप दे दें कि अवाम हमें वोट देगा? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहाँ वोट हैं, हमें वोट मिलेंगे, हम जीतेंगे वहाँ पर और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत बनेगी। और हमारे लीडर हैं, देखिए बिलावल भुट्टो साहब और मरियम नवाज़, ज़ाहिर है वो इलेक्शन में कैंपेन में वो बातों को हाईलाइट करेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और अमीन गंडापुरी साहब वहाँ गए हैं, वहाँ पर पैसे बांटे और जो लालचें उनको दी हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग
पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं और पीपल्स पार्टी को ही वोट डालेंगे। पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं, पीपल्स पार्टी को वोट डालेंगे। ठीक है जी, मैं ज़रा बिलाल गफ़ार की तरफ जाती हूँ। बिलाल अहमद गफ़ार साहब बताइएगा, वुज़रा और अरकान असेंबली को गिलगित छोड़ने के लिए चीफ कोर्ट का फैसला मुअत्तल हो गया है, क्योंकि सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में जो है बिलावल भुट्टो साहब की अपील पर जो है वो उसने समाअत की है, और आज चीफ कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के बाद उन्होंने मना कर दिया है कि वो रह सकते हैं सारी चीज़ें। अब सवाल ये है कि पहले तो आप जब बिफोर इट के जब आप लोग हुकूमत में नहीं थे तो आप लोग बहुत कानून और आइन की बात कर रहे होते थे। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं मुल्क के, पार्टी के, इस वक्त वो चेयरमैन के हैसियत से नहीं जा सकते आ सकते चीज़ें, लेकिन वो खुद भी वहाँ जा रहे हैं। तो वायलेशन तो हम देख रहे हैं कि सबकी तरफ से आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि चलें ये अपने नारे लगा रहे हैं, PMLN अपने नारे लगा रही है, व्हाट स्टांस यू हैव, आप लोग क्या कह सकते हैं? क्योंकि PTI की सो फार सो वेल 2.5 साल की परफॉर्मेंस पे लोग इस वक्त चीख रहे हैं, चीज़ें पूछ रहे हैं आपसे भी कि भाई आप क्या डिलीवर करेंगे। अभी तक जो इतनी महंगाई है उसका सवाल आपसे हो रहा है, नौकरियों की जो बात की थी 1.5 करोड़ वो मिली नहीं है, 50 लाख घर की जो बात हुई थी वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो एट द मीन वाइल सेंटर ऑफ योर टेन्योर इस वक्त अब ये जो GB के इलेक्शंस हैं, दो कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आप लोग भी कैसे लोगों को यकीन दिलाएंगे कि भाई हम आ जाते हैं तो वी डू दिस और दैट, क्योंकि सो फार वो 2.5 साल से आपको भी देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल को खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनको अक़ीदत पेश करता हूँ कि उन्हीं का एक फ़लसफ़ा था टू नेशन थ्योरी। ही वाज द फर्स्ट वन कि जिन्होंने ये कहा कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए, और जो उन्होंने एक ख्वाब देखा था उसको कायदे आज़म ने उसको एग्जीक्यूट किया। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन में जो कायदे आज़म का जो ख्वाब था उसकी हकीकी इम्प्लीमेंटेशन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब करेंगे, क्योंकि कायदे आज़म के बाद अगर कोई पाकिस्तान को जो ट्रू पेट्रियोटिक लीडर मिला है तो वो इमरान खान साहब है। अच्छा, अब आप आ जाएं गिलगित बल्तिस्तान पे और इनकी कुछ बातों पे मैं कमेंट दूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि उधर सारे सूबों में धांधली हुई, जहाँ सिंध की बात करते हैं तो सिंध में इनको वोट मिल गया, सिंध में धांधली नहीं हुई, बाकी हर जगह धांधली हो गई। जहां से ये हारे वहां धांधली हो गई, सिंध में इनको वोट मिल गया। ये मुझे मंतक समझा दें। और ये इतने ही है ना, धांधली का शोर कर रहे तो रिजाइन दें, सिंध असेंबली से भी रिजाइन दें और नेशनल असेंबली से भी रिजाइन दें और री इलेक्शन में जाए वापस। बाई इलेक्शन करवाने के लिए हम तैयार हैं। दूसरी बात, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पता है कि इन्होंने 13 साल में सिंध को क्या डिलीवर किया है, और गिलगित बल्तिस्तान के लोग बाशऊर लोग हैं और उनको पता है और वो दुआ कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है, और वो इंशाल्लाह ताला 15 नवंबर को पता भी चल जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमें सिंध में के जो हालात हैं, कराची के जो हालात हैं वो हमें गिलगित बल्तिस्तान में नहीं चाहिए, जब पीने को पानी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये तो कोई भी गिलगित बल्तिस्तान का बाशऊर आदमी नहीं चाहता कि गिलगित बल्तिस्तान के वही हालात हो, कि जो बिलावल कह रहे हैं ना कि मैं गिलगित बल्तिस्तान को सिंध जैसा बना दूंगा, तो यही मतलब है कि जो मैंने सिंध को तबाह कर दिया तो मैं गिलगित बल्तिस्तान को भी तबाह कर दूंगा, तो ये कोई नहीं चाहता। अच्छा, दूसरी बात कि मुझे उस दिन मरियम नवाज कह रही थी कि मैं गिलगित बल्तिस्तान आई हूँ, बहुत मुझे अफसोस हो रहा है यहाँ के हालात देख के। तो मैं मरियम बीबी को याद दिलाना चाहता हूँ कि 2015 से आज तक आपकी हुकूमत थी वहाँ 5 साल में, और उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उन्होंने वहाँ पे डिलीवर करने से बिल्कुल नाकाम हो गए। और वहाँ के लोग जो ऑल्टरनेटिव है उनके पास सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफी का ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। आपने बात है कि 2.5 साल में हमने क्या डिलीवर किया, और मेरी बहन मेरी कुलीग भी हैं, बड़े इन्होंने स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया है। मुझे ये बता दें, हमने ये कहा था कि हम पहले साल में ही 50 लाख घर दे देंगे या पहले साल या 2 साल में ही दे दें? पूरा एक प्लान होता है, पूरी एक कहना प्रोसीजर्स होते हैं। कितने सालों का है प्लान? देखिए, मैं वो प्लान जब तो बात होगा पूरी ना कंप्लीट करने सालों दें, जब आप बात कर रही थी तो मैंने भी नहीं बोला लेट मी प्लान कंप्लीट, तो बताएं लेट ना मी कि कंप्लीट। कितने सालों का प्लान है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी पॉलिसीज थी उससे सिर्फ हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है कि कोविड में जो हमारी स्ट्रेटेजी थी और जो हमारा इकोनॉमिक जो हमारा पूरा अपटर्न हुआ है, जो ग्रोथ हमारी आई है, जो हमारी पॉलिसीज है, कि अमेरिका भी कह रहा है कि अगर हम पाकिस्तान को फॉलो कर लेते तो हमें $10 ट्रिलियन का फायदा हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका कहता है। और आज हमारा ये है कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं,
हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, हमारे सीमेंट सेक्टर में हमारा ऑफ टेक रिकॉर्ड हाई पे है, ऑटो सेल्स हमारा हाई रिकॉर्ड वापस रिवाइव हो गया है। आपका जितने आप नेम इट जो इंडस्ट्री ले लें वो फुल कैपेसिटी पे चल रही है। और पिछले दिनों और मजीद इनको इंसेंटिव देने के लिए हमने जो इंक्रीमेंटल बिजली है वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए हमने सस्ती कर दी है, ताकि जो ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स पूरा करने में उनको इंडस्ट्रियलिस्ट को आसानी हो। जब ज़ाहिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती है। और एम्प्लॉयमेंट के जो आपकी जो है वो आप देखते हैं कि आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ के आपके पास लोग और नए एम्प्लॉय हो रहे हैं, जिससे आपकी जीडीपी की ग्रोथ होती है। ये पूरा इकोनॉमिक साइकिल है जिसमें टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शंस हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, जो सर्वेज आ रहे हैं। और ये जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या नून लीग की हो, इन्होंने तो अभी से हार मान ली है और कह रहे हैं धांधली हो रही है। कितनी सीटें निकाल लेंगे क्या? हम इंशाल्लाह ताला सिंपल मेजोरिटी से हम वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान से स्वीप करेंगे। आप देखें कि जो वहाँ पे नोटेबल्स हैं, जो वहाँ पे जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, उन सब लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है, सपोर्ट किया, इन्होंने अनाउंस किया है। PMLN का तो ये हाल है कि उनके पास अब कैंडिडेट्स ही नहीं है वहाँ पे, और वो मरियम नवाज कह रही हैं कि हमारे कैंडिडेट्स को है ना चुरा लिया और ये कर दिया वो कर लिया। और ये है ना, अब आपका ये कोई शोर शराबा है ना, ये कोई नहीं सुनेगा धांधली का। आगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2013 में भी कहती थी कि धांधली भी है। एक वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जिन्होंने धांधली के ऊपर एक अपना कानूनी और आईनी हक भी इस्तेमाल किया और रोड पे प्रोटेस्ट भी किया। और वो हमने जो 4 हलके की बात की थी, जब उसके वो 4 हलके खुले तो सबको पता चला क्या रिजल्ट आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान इज ऑन द राइट ट्रैक, और आप आगे आने वक्तों में देखेंगे कि पाकिस्तान मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा। ठीक है, चले एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जी, छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और हमें ज्वाइन किया है सिद्दीकुल फारूक साहब ने भी मुस्लिम लीग नून से, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगी मैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी शुक्रिया रिदा, बहुत मेहरबानी। सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगी। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात हो रही थी, हमारे दोनों पैनलिस्ट जो है पीपल्स पार्टी और PTI के गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अपना अपना मौकिफ पेश कर रहे थे। मैं चाहूंगी कि PMLN जाहिर सी बात है वहाँ बड़ी एक्टिव है, वो भी सभी इस तक चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो इलेक्शन जीते। क्या फोर्स कर रहे हैं, कौन जीतेगा? और खासतौर पे जो PMLN जो चाह रही है जिस तरह से, तो PTI अभी बिलाल साहब कह रहे थे कि वहाँ पे तो PMLN के कैंडिडेट्स ही गायब हो गए हैं ही नहीं उनके पास कैंडिडेट्स, तो जीतेंगे कहाँ से? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी सीटें जीतेंगे गिलगित बल्तिस्तान से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हाफिज हफीजुर रहमान साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने वहाँ बहुत बड़ी खिदमत की है, और इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने कई दफ़ा इस इलाके का जो सयाहत की सलाहियत है उसके लिए बहुत सरमाया, बहुत पैसे दिए हैं। अभी भी 8 अरब रुपए जो हैं साल में दिए थे अपने दौर में। इसके अलावा सी पैक और उसके मिले जुले मामला, बिजली की पैदावार, यूनिवर्सिटियाँ, हर डिस्ट्रिक्ट में अस्पताल, सारी चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, अब जो कुछ भी ये कहते हैं जी उन्हें कैंडिडेट नहीं मिले, उन्हें शायद पता नहीं। आप देखेंगे कि अब भी सिंगल लार्जेस्ट, बावजूद बहुत कुछ उन्होंने किया है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेरे हिसाब से इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ही होगी, और फिर उसके साथ पीपल्स पार्टी होगी। अच्छा जी, अच्छा। अब अच्छा ये भी बताएं कि अभी से हम देख रहे हैं कि धांधली के इल्जामात लगने शुरू हो गए। एहसन इकबाल साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं आपके मरकजी पार्टी के, वो जिस तरह से आज कह रहे थे कि जी बैलेट पेपर्स निकल आए, ये क्या माजरा है आखिरकार? देखिए पहली बात तो ये है कि जिस तरह से भी इन्होंने कैंडिडेट दबाव डाला, कुछ हमारे कैंडिडेट वक्त से पहले उन्होंने उनको अपनी तरफ, यानी जैसे जहाँ पाकिस्तान में 2018 के इलेक्शन में वहाँ भी कुछ थोड़ी बहुत कोशिश की है धांधली। और देखें ये हसास इलाका है,
इन्होंने जितना कर लिया है, और अभी कानूनी तौर पर ना वो वहाँ वज़ीर आज़म कैंपेन कर सकता है ना वज़रा कर सकते हैं, लेकिन ये लोग देखें कानून को हाथों में लेके अपना ही बनाया हुआ कानून है और वफाकी हुकूमत के कानून के मुताबिक वहाँ ये सारा काम हो रहा है, उसकी खुद ये वायलेशन खिलाफ वर्जी खुद कर रहे हैं। अच्छा। तो जब खुद मरकजी हुकूमत कानून की खिलाफ वर्जी करेगी, वज़ीर आज़म कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, तो फिर आप देखिए किसी क्या रह जाता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो धांधली के इल्जाम हैं, कोशिश अगर इन्होंने की इलेक्शन के दिन भी, प्री पोल रिगिंग तो इन्होंने कुछ की है, अगर उन्होंने इलेक्शन के दिन भी वोटों के सिलसिले में कोई गड़बड़ की जैसे यहाँ पाकिस्तान में किया था, तो फिर वहाँ तो बहुत संगीन रद्द अमल होगा और पाकिस्तान से ज्यादा दुनिया में ये बात जाएगी। और कश्मीर पास की जो ये बहुत बातें करते हैं, पहले ही उन्होंने मकबूजा कश्मीर में क्या सूरत हाल हुई है, किस तरह मोदी ने क्या किया है, अब यहाँ भी अगर ये इस तरह की धांधली करेंगे तो कश्मीर पास के इलाके से कितने ये मुखलिस होंगे। तो हमारे जो खदशात हैं वो इनके किरदार को सामने रखते हुए और प्री पोल रिगिंग को सामने रखते हुए। अच्छा, एक बात बताएं सिद्दीकुल फारूक साहब, ये भी हुकूमत क्लेम करी है कि जो स्टांस, जो बयानिया आप लोगों ने सख्त इस्तेमाल किया हुआ है ख़ास तौर पर, उसको मद्देनज़र रखते हुए पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कोई सीट मिल जाए वहाँ से, और आप लोग जिस तरह से चीज़ें कर रहे हैं वो अवाम बिल्कुल उसको पसंद नहीं करी है। कि इसमें कितनी सदाकत है इस मामले में? देखें, इन लोगों की हालत ये है कि अभी जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी और गुजरांवाला के जलसे से पहले ये क्या बातें करते थे, फिर उसके बाद ये जलसे हुए तो कहते हाँ बस चंद लोग जमा कर लिए, ठीक है। अभी जरा जलसे में मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के जलसे में लोगों को तो देखें, ये कुछ बेगम अपना हमारी मरियम नवाज साहब गई हैं, जरा जलसे तो देखें, लोगों का जोश खरोश तो देखें। अच्छा, ये ठीक है, ये चीज़ें हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, कतई कलामी माफ़ी, लेकिन एक सवाल ये भी है, ऐसे मामले पे तो आपके अपने लोगों को मजबूत होना चाहिए था, आपके साथ खड़ा होना चाहिए था। एक एक करके जैसे देख रहे हैं कि रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब हैं, फिर सनाउल्लाह जहरी साहब का स्टेटमेंट जो आया, ये फिर क्यों इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं? देखिए, अब सनाउल्लाह जहरी साहब की बात अब आप यहाँ आ गई हैं तो आप सुन लीजिए। पहली बात तो अब्दुल कादिर बलोच साहब ने जो वहाँ तंजीम अपनी मर्जी से बनाई थी, वहाँ उस पर सारी जो असल तंजीम थी उसने अदम एतमाद कर दिया था। फिर पार्टी के सदर ने वो तंजीम इनकी तोड़ दी, लेकिन उबूरी सदर इनको रहने दिया, अब्दुल कादिर बलोच साहब। कल वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तमाम अजला के सदूर और जनरल सेक्रेटरी और इदारों ने बैठ के ऐलान किया है कि हम मुस्लिम लीग नून ही के हैं, उसी के साथ हैं, और अब्दुल कादिर बलोच जाता है तो जाए। सनाउल्लाह जहरी को जिस तरह से जितनी इज्जत दी पार्टी के, यानी अब मैं क्या कहूँ, लेकिन जो जुबान उन्होंने कल इस्तेमाल की कि जनाब ये कमीन और यानी पंजाब के और जीटी रोड के, इसके बाद इनकी क्या हैसियत, वैसे भी क्या हैसियत है, ये जुबान के माफिल आदमी इस्तेमाल करता है। तो 2 लोगों के जाने से, 4 लोगों के जाने से कुछ नहीं होता। हमारी पार्टी अल्लाह के फजल करम से बलूचिस्तान में मौजूद है और पहले से ज्यादा मजबूत है। अच्छा, ठीक है। तो आप जो बात कर रहे हैं सुन लेना, एक आप 2 जुमले और सुन लें। वो ये है कि एक बयानिया जो पीडीएम का ज्वाइंट डिक्लेरेशन है उसके मुताबिक है, वही बात है कि नाम नवाज शरीफ साहब ने 2 ले लिए हैं। लोग कहते हैं कि पूरे के पूरे इदारे को ही अपना लपेटे। नवाज शरीफ साहब की ये सोच है और मैं समझता हूँ कि दुरुस्त है कि सारे इदारों को बदनाम करने की बजाय हम क्यों ना उन 2 लोगों का नाम लें, और क्यों नहीं, यहाँ एयरफोर्स एयर चीफ का कोई नाम नहीं लेता, नेवल चीफ का कोई नाम नहीं लेता। इस रीजन में इतने मुल्क हैं, कहीं कोई फौज के खिलाफ बयान कहीं किसी मुल्क में नहीं आता या किसी आर्मी चीफ के खिलाफ नहीं आता, तो कहीं कोई बात तो है। लिहाजा ये बात कहना कि जी वो नवाज शरीफ का बयानिया, तो लोग आप देखेंगे ये खुद पीटीआई वाले को तो अपने जिन्होंने वोट दिए वो कहते हैं हमने उनको वोट नहीं दिए। और अब जो बहुत बड़ा एक जो है वो इंतखाब किया है, हाँ। एक बहुत बड़े सहाफी ने, हाँ। वो अभी आपको पता चल जाएगा 1-2 दिनों में तो इलेक्शन में क्या हुआ। अच्छा, ठीक है, सही है। मैं आप साथ ही रहिएगा, मैं एक मिनट, गजाला सैल साहब आपकी तरफ आऊंगी।
एक तो तरफ जो इस वक्त सिद्दीकुल फारूक साहब बातें कर रहे हैं वो भी हमारे सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स है, दूसरा हम देख रहे हैं कि बड़ैया छुम्बे का मामला हुआ, यहाँ पे झूठे केसेस होते हैं, उसके ऊपर गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं, अदालत तक पहुंच जाया जाता है और आखिर में पता चल रहा है कि जी वो मज़ार-ए-क़ैद की बेहुरमती का केस तो झूठा निकला। तो ये क्या हुआ, ये सारा क्या था? और कॉल डेटा रिकॉर्ड के मुताबिक मुद्दई मुकदमे वाक़े के वक्त मज़ार-ए-क़ैद पर भी मौजूद नहीं था, चालान भी अदालत में पेश हो गया, फिर वहां से भी डिसमिस हो गया। तो फिर ये कैसी पुलिस थी कि जो अरेस्ट करके ले गई और सारी चीजें हो गई या अंडर प्रेशर आ गई? और अब सिंध हुकूमत इसके ऊपर क्या स्टांस रखेगी, क्योंकि इंक्वायरी तक बातें चली गई थी? देखें, जो स्टार्टिंग में आपने देखा कि हलीम शेख जो हैं वो उधर थाने पर बैठे, वो सारा दिखा रहे थे कि वो कह रहे थे कि बेहरमती हुई है कायदे आज़म की मज़ार-ए-क़ैद की, तो इन पर केस सफ्तर अवान पर केस डाला जाए, केस रजिस्टर किया जाए। लेकिन उसने बहुत प्रेशर डाला। वो जो SHO था थाने का, वो कह रहा था कि भाई मेरे पास कोई ऐसे सबूत या आप कोई ऐसे सबूत लेकर आएँ तो मैं केस दाखिल करूँ। लेकिन उन्होंने PTI की हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने प्रेशर डालकर और ये सारा उन्होंने जो कुछ भी किया, ये IG को देखें, IG को अगवा किया गया और उसकी इंक्वायरी, अगर ये बात ना होती तो चीफ ऑफ आर्मी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से बात की फ़ोन पर कि हम इंक्वायरी करवा रहे हैं। वो इंक्वायरी भी हो रही है, लेकिन इस तरह के प्रेशर डालना, अगर वो मज़ार-ए-क़ैद पर गए हैं तो उन्होंने वहाँ पर हाज़िरी लगाई है मरियम ने और सफ्तर ने, तो इस तरह के आपने फिर रात को उनके जो दरवाज़ा खटखटाया, उनको सुबह को उनको पकड़ कर लेके गए। ये इतना प्रेशर डालना, उनको ख़राब करना, और इतना अच्छा हमारा जलसा हुआ था, कामयाब जलसा हुआ था, उसको कन्वर्ट करने के लिए कि लोगों को जो इतना बड़ा जलसा हुआ अब मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और हर जगह पर इनकी पजीराई होगी सिंध हुकूमत की और सिंध पीपल्स पार्टी की कि इन्होंने इतना बड़ा जलसा किया। और आप देखें कि गुजरांवाला जलसे के बाद, कराची के जलसे के बाद और क्वेटा के जलसे के बाद हुकूमत के जो फेस था, वज़ीर आज़म का जो फेस था, आप देखने के लायक था, तो कितना खौफज़दा और डरा हुआ था। और मैं ये कहूँगी कि जो महंगाई उसने की है इस मुल्क में, गरीब आवाम को जो पिसा जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ तो ज़ाहिर है जो अपोजिशन है हुकूमत की, जो गलत पॉलिसियाँ हैं उनको तो ज़रूर अयां करेगी और आवाम को बताएगी। और आवाम रोडों पर हैं, आवाम एक रोटी के लिए बलक रहा है, तड़प रहा है, लेकिन इस हुकूमत को कोई एहसास ही नहीं है। और ये बैठे हैं कि बस मैं जलसों में अभी तक वो ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म तो है नहीं, वज़ीर आज़म कंटेनर पर चढ़े हुए हैं और कंटेनर पर जो बातें की थी उन्होंने, वही बातें अब जो भी जलसा होता है उनका, जो भी उनकी मीटिंग होती है, यही बात करते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा। भाई तुमसे NRO मांग कौन रहा है? अच्छा ठीक है, चले लेट इट ओवर, यहाँ इसी को स्टॉप करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स बिलाल, मुझे बताइए कि एक आप लोग तो बहुत ज़्यादा शामिल थे, आगे आगे पेश थे, सारे MPs यहाँ पे एक कोहराम मचाया हुआ था कि जी यूं हो गया है, ऐसा हो गया है। आज तो वो कहते हैं ना, खोदा पार निकला चूहा वाली मामला हो गया है कि बिल्कुल कराची पुलिस ने जो है मरियम नवाज साहिबा का और उनके शौहर कैप्टन सफदर के खिलाफ मज़ार-ए-क़ैद की बेहुरमती का केस ही झूठा करार दे दिया है। साथ ही जी कोर्ट्स ने भी खारिज कर दिए इल्ज़ामात, सारी चीज़ें वो कर दी। अब ये चालान भी पेश हो गया, तो एक ऐसा केस जो कि था ही नहीं, वो मुद्दई वहाँ था भी नहीं, उन्होंने बिल्कुल ब्रीफिंग भी दे दी कि जी मज़ार-ए-क़ैद पे जब हाजिरी हुई थी तो उस वक्त मज़ार-ए-क़ैद की CCTV फुटेज निकल आई है, मुद्दई वहाँ मौजूद ही नहीं था, तो सारे सबूत वापस आ गए। ये आप लोग तो बड़े पुरुमीद थे और बिल्कुल मुतमईन थे और बहुत फॉर श्योर के साथ आप लोग एक महीने से इसके ऊपर चिल्ला रहे थे कि निजी वो वहाँ पे यूं हुआ, चूं हुआ, ठिम हुआ और उन्होंने जो है इतना बुरा भला करा, तोड़ा, अमलाक को नुकसान, तो वो तो फुटेज तो कुछ और ही बता रही है, वीडियो में तो कुछ और आ गया अब। अच्छा रिदा, मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ जो गजाला ने अभी कहा। वजह यह है कि इनको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो जहाँ पे कब्र है उस अहाते की इज्जत प्यारी नहीं है, जिस जहाँ इमरान खान भी गया था। देखिए मैं बीच में नहीं बोला, जहाँ पर इमरान खान ने तमाशा किया था वो भी याद होगा। गजाला आप मेरी बात सुने, लेट मी कंप्लीट, अपनी बारी में आप बोले। वो उसके लिए और इनको ये बड़ी फिक्र हो गई कि सफदर को जिसने वहां नारेबाजी की
वो कब्र के वो जो ग्रिल है वो ग्रिल फाड़ के अंदर आया, वहां पे उसने सियासी नारेबाजी की, इनको छोड़ देना, अदालत पे जाए ना, मेरी बात सुने, इन्वेस्टिगेशन आपने वो फुटेज है कि नहीं अपनी अपने शो में जो आपका सवाल था उनका जवाब देना, नहीं जो आपने सवाल किया उसका जवाब दें कि वो केस क्यों। इनको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नहीं, आज अदालत ने कहा है कि फुटेज जो आई है, उसमें भी आ रहा हूं, उसकी फिक्र नहीं है कि जो उधर मजाक बनाया गया और जो बेहुरमती हुई। हाँ, कैप्टन सफदर जो आजकल इनके बड़े एक अलाई बने हुए हैं, उसके खिलाफ एफआईआर कट गई, उसकी बड़ी है ना फिक्र है, उसकी इज्जत को आंच आ गई। बाबा कौम की इज्जत को इनकी कोई फिक्र नहीं है। ये इनका पीपल्स पार्टी का नैरेटिव है, ये मैं इसका कंडेम करता हूं कि जिस तरह इन्होंने इमरान खान पर भी एफआईआर कटनी चाहिए। कबर की इन्होंने जो बेइज्जती की है, वजीर आजम बनने से पहले उन्होंने जो नहीं, मैं उस पे भी आ रहा हूं, मैं उस पे भी आ रहा हूं। बिलाल को कहूंगी कि आप इमरान खान पर भी एफआईआर कटवाएं, जो इलेक्शन से पहले उन्होंने उधर मचाई थी कायदे आजम की मजार पर। ये कायदे आजम की मजार का जो आता है उसका एक ऑर्डिनेंस है, उस पे ये एक कानून है कि वहां पे आप कोई पॉलिटिकल शो अंदर नहीं कर सकते, कोई पॉलिटिकल नारेबाजी नहीं कर सकते। और इसकी एफआईआर पहले भी कटी है, गुलाम मुस्तफा जतोई के खिलाफ भी एफआईआर कटी है। ठीक है, आपके पास प्रेसिडेंट मौजूद है और ये आपके पास में भी हुआ है। और ये उस दिन से जिस दिन से इनको है ना ये सफदर अवान का एफआईआर कटी है, इनको बहुत बुरा लगा। कहते हैं हमारे आए हुए मेहमान की बेइज्जती हो गई। वो सवाल क्या कर रहे हैं, मेहमान की बेइज्जती हो गई, लेकिन कायदे आज़म की बेइज्जती इनको बर्दाश्त है। ये नहीं कह, देखिए एक मिनट, ये इनकी बात कहां से आ गई? ये इनको भी कह रही हैं, अभी कहा इन्होंने। इनको नहीं, मेरा सवाल तो ये है कि जो आज केस हुआ है, केस डिसमिस हो गया और वहां जो फुटेज निकली उसमें कोर्ट का फैसला है, जो आपने फैसला है, झूठा फैसला लेकिन फुटेज में सबने देखा कि कैप्टन सफदर ने वहां नारेबाजी भी की, वहां लोगों को इंसाइट भी किया और जो नारेबाजी करके लोगों को वहां पे हुलरबाजी करने पे उन्होंने मजबूर किया। केस डाला है उनके बारे में पूछ रहे हैं कि वो कहां पर था, जो फैसला है ठीक है, मुद्दई कहां था वहां पर, उसके बारे में पूछ रहे हैं। आपने सही जवाब तो नहीं दिया ना। अच्छा चले ठीक है। मैं मूविंग टुवर्ड्स सिद्दीकुल फारूक साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब, केस आज उसकी हेयरिंग हुई, झूठा करार दे दिया गया है और डिसमिस भी हो गया है। अभी कह रहे हैं पीटीआई वाले कि जी अभी उसका डिटेल फैसला आने दें, ऑर्डर आने दें, फिर हम इस पे करेंगे मजीद बात। वो स्टिल दे आर ऑन देयर पॉइंट कि जब वीडियो के जरिए ये साबित हो गया हाँ कि जिसने जो मुद्दई था वहाँ मौजूद ही नहीं था और उसका रिकॉर्ड भी क्रिमिनल सामने आया, तो फिर उसके बाद यानी मुद्दई ने झूठा पर्चा करवाने की कोशिश की। अच्छा, अब हलीम आदिल और अलीम आदिल, मैं क्या कहूँ, ये दोनों भाई अपना कब्जा ग्रुप हैं, जमीनों पे कब्जा करने वाले हैं। इनका क्या बैकग्राउंड है मैं तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इनको, क्योंकि ये पहले हमारी पार्टी में थे और इसी वजह से इनको निकाला गया था। अच्छा, अब आ जाइए इस बात पर कि भाई पीटीआई वाले मेरे दोस्त और भाई पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन क्या बातें करते हैं। हाँ। भाई आपने आवाम के मुंह से रोटी का लुकमा छीन लिया, हाँ। आपने उनके बच्चों के दूध की चीनी छीन ली, आपने उनसे रोजगार छीन लिया पाकिस्तानियों से, आपने पाकिस्तानियों को बिजली जो है वो 2.5 गुना महंगी कर दी, गैस। तो आप आटा चोर हैं, आप चीनी चोर हैं। वो आप और आपके आपका लीडर कहता था मैं इस माफिया को नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब है माफिया के सामने लेट गए हैं वो, तो इसका मतलब है कि इमरान खान खुद चीनी चोर हैं और आटा चोर हैं। तो लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, तो लोगों रोजगार चोर हैं आप। जितने दावे किए सारे झूठे साबित हो गए। तो अब आपको खुदा का खौफ करें, कुछ ये माने तो सही यार कि आपने ये सारी चोरियां की हैं, उसके इन चोरियों के बावजूद आप समझते हैं कि आपको कोई जो है सारा आंखों पर बिठाएगा। चोर ही बिठाएंगे आपको, साथ नहीं बिठाएंगे, और आवाम से कोई तवक्को ना रखें। अच्छा, आवाम बिल्कुल तवक्को ना रखे, ठीक है। इसका रिस्पॉन्ड आप करेंगे बिलाल, आप कह रहे हैं मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन मुझे एक साथ में इस बात का भी जवाब दे देगा। परवेज खटक साहब ने आज जहांगीर तरीन साहब के हवाले से माफ़ी मांगी उस मुतालिक बयान पे जो कि उन्होंने उनके खिलाफ कहा था। अब जहांगीर तरीन साहब भी वापस आ गए। जहांगीर तरीन नहीं, वजीर दाखिला।
वजीर दाखिला के हवाले से माफी मांगने गए थे। जी जी, मैं जरा एक मिनट बिलाल से जवाब ले रही हूँ। जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए। अब ये बता दें कि क्या ये ऑपोजिशन के लिए फेवरेबल है या हुकूमत के लिए फेवरेबल है, वापस आ गए वो? अच्छा, ये पहले मैं इसका भी जवाब देता हूँ। हाँ। यहाँ पे सिद्दीक फारूक साहब ने एक बड़ा बातें की। हाँ। बड़े मासूम बनते हैं। हाँ। मैं इनको याद दिला दूं कि जो आईपीपीस के और पावर प्रोजेक्ट्स, जो महंगी बिजली के जो एग्रीमेंट्स थे, वो नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के इन्वेस्टर्स ने किया था। और जो नवाज शरीफ के सो कॉल्ड कंपनीज हैं उनको फायदा देने के लिए, और ये सारे एग्रीमेंट्स नवाज शरीफ ने किए। पावर पॉलिसी 2012-15 के जो एग्रीमेंट्स थे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने किए थे। और आज हमारी हुकूमत उन सारे आईपीपीस को रीनेगोशिएट करके सस्ती बिजली आवाम को देगी। ये पिछले 10 साल का इन्होंने जो कर्जा लिया, मुल्क तबाह किया, $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट, ये हिस्टोरिक एक साल का छोड़ के गए थे, जो हमें विरसे में मिला। और आज हमने इकोनॉमी को राइट ट्रैक पे लाए। कभी ये सिद्दीकुल फारूक साहब मेरे साथ प्रोग्राम में बैठ लें, इकोनॉमी पे जितना डिस्कशन करना है, जितना मैं इनको फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करता हूं, मैं इनको चैलेंज करता हूं, इनके किसी भी स्पोक्समैन को चैलेंज करता हूं कि आ जाएं, बैठ जाएं, आपके प्रोग्राम पे बैठ जाएं। दूसरी बात, आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ये बात जरूर करेंगी जहांगीर तरीन साहब की, और इसका जवाब आप सुने मेरी बात। इन्होंने बातें की चीनी चोरी माफिया की और सारी। ये पीएमएलएन के टॉप से लीडर, जितने लीडर, जहांगीर तरीन भाग गए, जहांगीर तरीन वापस नहीं आएंगे। आज जहांगीर तरीन मुल्क में वापस हैं। हमारे मीडिया के दोस्त एंकर्स वो भी कहते थे कि जहांगीर तरीन को एनआरओ देके भगा दिया गया। आज जहांगीर तरीन वापस आ गए हैं। उनके खिलाफ एफआईए की इंक्वायरी चल रही है, वो इंक्वायरियां फेस कर रहे हैं। ये है नया पाकिस्तान। अच्छा। आज आप एंकर्स, आप मीडिया लोग, जितने इस इंडस्ट्री से जो सहाफी हैं, वो नवाज शरीफ से पूछें, पीएमएलएन की लीडरशिप से पूछें कि वो जो लंदन में बैठा हुआ एब्सकॉन्डर है, सर्टिफाइड करप्ट है, सजा याफ्ता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा याफ्ता किया है, वो वापस कब आ रहे हैं? उनकी बीवी की डेथ हो गई थी तो वो यहाँ पर आए थे। अच्छा, मुझे तो आज पता चला कि पीपल्स पार्टी नून लीग की भी है स्पोक्समैन है। मुझे आज पता चला क्या तब्दीली है। गलत जो बात है। एक मिनट, मैं बस वन लाइनर मैं सिर्फ सिद्दीकुल फारूक साहब से ले रही हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब, जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए, ऑपोजिशन के हक में फायदा है ये या फिर हुकूमत के हक में फायदा होगा ये? देखिए जी, ये उनसे पूछें आप। हाँ। हमें तो फायदा आइन पर अमल दरामद में है। हमें फायदा सच में है, हमें फायदा इसमें है कि इस मुल्क की खिदमत करें। अगर ये भी कर लें हम मान लेंगे, लेकिन इन्होंने तो इस मुल्क को बर्बाद कर दिया है। 9 रुपए की बिजली 19 रुपए की करके अब ये कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो खुदा का खौफ करें। सर्कुलर डेट जो है, सर्कुलर डेट, एक मिनट यार, सर्कुलर डेट 1200 अरब से उठा के 2500 अरब तक पहुंचा दिया है। बिजली भी 19 रुपए यूनिट कर दी है, 2.5 गुना महंगी कर दी है, और आप बातें करने का आप में हौसला है? वो खुदा का खौफ भी करो, तो सच भी बोलो, तो सच भी बोलो। चले, अच्छा ठीक है गजाला, बस वन लाइनर में मुझे बता दें, जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए। देखिए मेरी बात सुने, जहांगीर तरीन को कोर्ट ने मंगवाया है, बुलवाया है। वो अपने आके जो उन पर केस हैं, जो चीनी चोरी करके भाग के गए थे अरबों रुपए लेकर, वो यहाँ पर आए हैं मुंह देने के लिए कोर्टों को। ठीक है, सही है। थैंक यू सो वेरी मच गजाला सयाल आपका, बिलाल गफार साहब आपका, सिद्दीकुल फारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। जहांगीर तरीन साहब कोर्ट्स ने वो कह रही है बुलाया है, और पीटीआई कह रही है कि देखें वापस आ गए। नून लीग से पूछेंगे नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे। सो देयर इज ओनली वन चैंटिंग स्लोगन कि जी नवाज शरीफ कब आ रहे हैं, दिस इज द मेन क्वेश्चन। वेल, इसी के साथ जी अपनी मेजबान निदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।